तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी चल रही है रसायन विज्ञान क्लास 11th का चैप्टर अपना 4th चैप्टर को हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना क्या है जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन कर रहे हैं संकरण। क्या कर रहे हैं? संकरण। संकरण के अंदर जो हम इसकी सब टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर हम सब टॉपिक को करें संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ संकरण। तो संकरण के प्रकार को यहाँ पर हम कर रहे हैं, संकरण के प्रकार। अगर संकरण के प्रकार के अंदर हम बात करें, हमने कौन कौन से प्रकार इसके पढ़ ली है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं हमने कौन सा संकरण पढ़ा। सबसे पहले हमने sp संकरण पढ़ा, फिर हमने sp2 संकरण पढ़ा, उसके बाद में हमने sp3 संकरण पढ़ा, sp3d1 संकरण पढ़ा, उसके बाद हमने sp3d2 संकरण पढ़े। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक का नाम है sp3d3 संकरण। क्या है? sp3d3 संकरण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज की आप हेडिंग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? sp3d3 संकरण को हम पढ़ने वाले हैं। इसकी इस प्रकार को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो sp3d3 में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या भाग ले रहे हैं। एक तो s भाग ले रहा है। s है, कितने भाग ले रहे हैं? एक s का कक्षक है, वो संकेत कक्षक होकर के इसमें भाग ले रहा है। उसके अगर बात करें, आगे बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे p। तो p के अंदर कितने भाग ले रहे हैं? p के अंदर हम कक्षकों की बात करें तो p के 3 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? p के जो 3 कक्षक है वह संकरण में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अपना d आ गया। तो d की बात करें तो d के भी कितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं? 3 कक्षक यहाँ पर भाग ले रहे हैं। अगर टोटल संकृत कक्षकों की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? उपस्थित संकृत कक्षक, उपस्थित संकृत कक्षक, उपस्थित संकृत कक्षकों की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर s का 1 है, p के 3 है और d के 3 है। अगर इसके टोटल करें अपने तो 7 कक्षक अपने को क्या होते हैं यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। कितने कक्षक प्राप्त होते हैं? 7। कौन से हो गए? sp3d3। ये अपने को टोटल 7 संकृत कक्षक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। डिटेल से इसको अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। हमें जो संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले इसकी जो हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर होती है वह किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना की बात करें या आप क्या कह सकते हो, ज्यामिति। ज्यामिति की अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पर इसकी किस टाइप की ज्यामिति अपने को देखने को मिलती है। ज्यामिति की हम कह सकते हैं कि पंचभुजीय कह लीजिए आप, क्या कह सकते हैं? पंचभुजीय, या क्या कह सकते हैं? द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी पंचभुजीय या द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। किसके अंदर? sp3d3 संकरण के अंदर हमने इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो डिटेल से देखने को मिल जाती है। अगर हम संकरण कक्षों की बात करें तो s को देखें तो s का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। s संकृत कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। p की बात करें तो p के अंदर 3 संकृत कक्षक पाए जाते हैं। किस रूप में होते हैं? डंबल रूप में, डंबल के आकार के होते हैं। डंबल देखे होंगे तो डंबल के आकार के अपने को यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? 3 p मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? 3s होगा। कौन से भाग लेंगे? 3p। इसको कुछ भी नाम दीजिए, x y z, 3px 3py 3z pz, इन तीनों को भाग ले रहे हैं। अब इसके अलावा कौन से कक्षक बच रहे हैं अपने पास? d के कक्षक बच रहे हैं। d के कितने भाग ले रहे हैं? 3 कक्षित संकृत कक्षक यहाँ पे भाग ले रहे हैं। d के 3 संकृत कक्षक भाग ले रहे हैं। तो d के कौन से 3 भाग ले रहे हैं वह भी इंपॉर्टेंट है। तो d का आकार कुछ इस तरह का होता है। क्या होता है? d का आकार क्या होता है? इस तरह का होता है। ये कुछ x हैं, इसके x अक्ष ले लीजिए, y अक्ष ले लीजिए या z अक्ष, इस प्रकार के कुछ x हैं। तो इसको क्या मानेंगे? 3dx माइनस y, 3dx माइनस y। इसी प्रकार से अगर और हम संकृत कक्षकों की बात करें तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो नेक्स्ट संकृत कक्षक है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर उसके नाम की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? 3dxy। क्या कह सकते हैं? 3dxy अपने को मिल रहा है। आप z भी कह लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, y कह लीजिए। उसके बाद अगर के कितने x के भाग ले रहे हैं? 3dxy, ये अपना y हो गया है यहाँ पे। तो इसको z कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको 3xz कर लेते हैं। अब देखिए एक और हो गया। एक और किस प्रकार से होगा? इसी ये x के नाम लिख रहे हैं, xों के नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। कौन कौन से x है जो भाग ले रहे हैं? x कौन कौन से यहाँ पर भाग ले रहे हैं? तो ये कौन सा होगा? ये होगा 3dyz। क्या होगा? 3dyz। ये सभी कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, ये सभी 7 कक्षक क्या होंगे, आपस में संकृत हो जाएंगे। सभी 7 कक्षक क्या होंगे, जब आपस में संकृत होंगे तो किसका निर्माण कर लेंगे, अपने पास sp3d3 संकृत कक्षक का क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण है वह कर लेंगे। ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। किस प्रकार से उपस्थित संकृत कक्षकों की संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन से होते हैं, sp3d3। कक्षक कौन कौन से होते हैं वह हमने अच्छे से यहाँ पर देखे, या 3s में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से डिटेल से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छे से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण की बात करें, क्या बात करें, अगर हम उदाहरण ले, एग्जाम्पल ले इसका, तो अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि ये जो sp3d3 संकरण कक्षक है वह पाया जाता है। तो हम ले लेते हैं IF7। क्या ले लेते हैं अपन, IF7 को यहाँ पर अपन डिटेल से देखेंगे किस प्रकार से यह संकृत कक्षक में भाग लेता है, किस प्रकार से इसका जो संकरण है वह होता है। ठीक है, देखिए IF7 अपनों ने क्या लिया यहाँ पर, संकृत कक्षकों के उदाहरण के लिए। इसमें देख सकते हैं 1 आयोडीन है और 7 फ्लोरीन है। कितने हैं आयोडीन, 1 आयोडीन है और फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 7 है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आयोडीन को डिटेल से देख लेते हैं। फ्लोरीन को पता है 9 नंबर पे आता ही आता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 53 अपने को का परमाणु क्रमांक देखने को मिलता है। इसको शॉर्ट में करने के लिए अपने क्या करते हैं, के परमाणु क्रमांक जो कि अक्रिय गैसीय होती है उसकी सहायता से हम इसको आगे डिफाइन करेंगे ताकि हमको इसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो क्या आएगा इसके आगे, 5s2 5p6, 5s2 5p6। ठीक है, कितने हो गए, देखिए ये 10 हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या आ जाता है 5, और आगे ये भी लिखेंगे 5d। अब 5d क्यों लिखा सर, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ही फुलफिल हो गए, लेकिन ये जब क्या होता है उत्तेजित अवस्था में आता है। क्या होता है, जब अपना आयोडीन उत्तेजित अवस्था में आता है, जब बंध बनाने के लिए उत्तेजित होता है, तो यह किस प्रकार से आयोडीन के साथ जो फ्लोरीन के साथ यह एक बंध बनाता है। 7 फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, किसके लिए, अपना अष्टक को पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब सामान्य अवस्था में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएं तो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये क्या है, आध अवस्था कह लीजिए या सामान्य अवस्था कह लीजिए। इसमें से किसी भी अवस्था को अपन कह सकते हैं, आध अवस्था कह सकते हैं या फिर सामान्य अवस्था कह सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3d/z, 3d/z। ठीक है, अब देखिए ये क्या, इसकी आध अवस्था है, आध अवस्था, सामान्य अवस्था। ठीक है, ये क्या आ गई, आध अवस्था। तो आध अवस्था में देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे हुए हैं, एस में कितने हैं, पूरे कंप्लीट है 2। पी में देखिए कितने हैं, एस पी में 5 हैं, तो 5 को फुलफिल कर लेते हैं अपन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था है वो है। ठीक है, डी को क्यों बनाया है अभी समझ में आ जाएगा। जब ये उत्तेजित अवस्था में होगा, क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो चीज़ भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जब किस अवस्था में आई है, उत्तेजित अवस्था में आए, किस में आए, जब यह उत्तेजित अवस्था में आता है तो यह जो S से 1 इलेक्ट्रॉन है वह भी निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ पे 1 बच गया। इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ पे क्या आ गए 2, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये कहाँ जाएंगे, यह कहाँ जाएंगे, अपने पास D में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, D में चले जाएंगे। और इस प्रकार से अपने पास अब संकरण किसके साथ होगा, ये फ्लोरीन है, ये कितने नंबर पे आता है, अपना 9 नंबर पे आता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ साझा कर लेता है, क्या कर लिया इसने, ये किसके इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के, F के। ठीक है, ये इसके साथ आकर के क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझा कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जब बंध बनाते हैं तो यह संकरण किस प्रकार का यहाँ पर अपने को संकरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को वही अपना sp3d3, sp ये एक s रहा, 3 p के आए और 3 ही d के आए। तो अब अधिकतम अगर बात करें sp3d कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम की बात करें तो d5 तक इसका संकरण पहुंच सकता है। sp3d5 तक इसका संकरण है वह अपने को पहुंच सकता है। अगर यहाँ पर उचित जगह होती है अपने पास तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलती है, वही पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम समझते हैं वह यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये मध्य में क्या है अपना, एक बना सकते हैं कि ऐसे, और ये है 2 फ्लोरीन जुड़े।
ये आयोडीन से किस प्रकार से जो 7 फ्लोरीन है यहाँ पर कनेक्ट है, वो इस संरचना में नज़र नहीं आ रहे हैं अपने फ्रेम में। चलो कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से उसको नोट कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को पूरे की पूरे बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। तो क्या करते हैं, अपने को उसको नोट करते हैं और फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ को। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। हमने उदाहरण लिया है IF7 का, इसको डिटेल से देख रहे हैं। तो अपन नॉर्मल अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है वह देख लेते हैं। एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्या है अपनी स्ट्रक्चर है, वो द्विपिरामिडीय कह सकते हैं, पंचभुजीय कह सकते हैं। इसकी कितनी भुजाएं होती है, पंचभुजीय स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। द्विपिरामिडीय भी अपन कह सकते हैं। अब इसको डिटेल में अपन बनाते हैं। तो सबसे मध्य में आपको पता है क्या आएगा, अपना आयोडीन आने वाला है। सबसे मध्य में अपना क्या आने वाला है, आयोडीन आने वाला है। इससे किस प्रकार से फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 फ्लोरीन क्या है कनेक्ट। और इस प्रकार से बाहर के रूप में और फ्लोरीन भी यहाँ पर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, सभी कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार की अपने को द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर एक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्ट्रक्चर अपनी किसकी समझी है, IF7 की। इसमें संकरण की बात करें तो किस प्रकार का संकरण होता है, sp3d3। किस टाइप का अपने को यहाँ पर स्ट्रक्चर या देखने को मिलती है, संकरण देखने को मिलता है। तो द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और संकरण की बात करें तो अपने को sp3d3 टाइप का संकरण देखने को मिलता है। तो आज हमने अब तक क्या पढ़ा है, sp3d3 संकरण। अब फ्रेम में नहीं आ रहा होगा तो इसका नाम फिर से रख देते हैं यहाँ पे, sp3d3 संकरण को अपने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा। थोड़ा फ्रेम की अपने दिक्कत आ रही है, इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन हल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो अभी इसको डिटेल से समझते हैं अच्छे से और आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इसको। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस पर। तो अपन ने क्या देखा, sp3d3 संकरण को पढ़ा। अब हम बात करते हैं अपने एक NCERT में टॉपिक है एथाइन का फॉर्मूला C2H2 में sp संकरण क्या होता है, एथाइन में sp संकरण, ठीक है। एथाइन का फॉर्मूला पता है अपने को C2H2। कार्बन का परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 अपने को पता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, यही आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p2। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षकों में सेट करें तो एस में कितने आएंगे, एस में 2 आ गए। और पी की बात करें तो पी के अपने यहाँ पर कितने देखने को मिल जाते हैं, पी में 2। इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है अपना। हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ अगर ये आएगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, एक पी में कनेक्ट हो पाएगा। क्या होगा, एक पी के साथ ही जुड़ पाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इन सभी के साथ बंध बना लेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, एस और पी संकरण होता है। लेकिन जो कार्बन आपस में भी क्या करते हैं, बंध बनाते हैं और इसकी संयोजकता को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। कार्बन आपस में भी क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं और संयोजकता को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो एथाइन होता है C2H2 में, सर sp संकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक तो S भाग ले रहा है और क्या ले रहा है, एक P भाग ले रहा है। क्या ले रहा है, एक इनके भी नेगेटिव पालियाँ होती है आपको पता है, एक S भाग ले रहा है, एक PX ले लो। ऐसे अपन अगर नॉर्मली यूज करते हैं तो नॉर्मली PZ को ही अपन क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो अपन PZ को यहाँ पर रख लेते हैं, अच्छा रहेगा PZ, ठीक है। जब ये दोनों आपस में संकरण करेंगे तो क्या बनाएंगे, इस प्रकार के क्या होगा, इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। और ये कि इनके मध्य में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बंध का यहाँ पर निर्माण होने वाला है, ठीक है। अच्छी समझ में आ गई ये चीज़ किस प्रकार से सर C2H2 में sp संकरण होता है, यही किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर बंध की निर्माण बात करें तो किससे बनेगा, ये हाइड्रोजन आप बाहर की साइड में जुड़ेंगे, दोनों कार्बन के बाहर की साइड में क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे एक एक। और ये कार्बन के साथ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा और क्या बना लेगा, sp संकरण का यहाँ पर क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये चीज़ जैसे समझ में आई। अब देखिए आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, कार्बन, ठीक है, ये क्या है कार्बन, और ये क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन है,
ये पता है आपको। देखिए किस प्रकार से इसकी पालियाँ होती है, एक इधर आ गई। चलो अपने कार्बन को लिखते नहीं है, कार्बन को लिखने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाएगा आपको कि सर जी ये क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या बना, इस प्रकार से इनको दोनों का आपस में क्या कराना है, अपने को बंध का निर्माण करवाना है। तो इस प्रकार से बंध का निर्माण करा दिया। इसके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कनेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, एस से, बंडल नहीं बन रहा ना, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये बंध बन गया। इसके साथ देखिए एक कार्बन है, कार्बन कितने बंध बना रहा है, 3। तो कितनी पालियाँ चाहिए अपने को, यहाँ पर 3 पालियों की आवश्यकता होगी। कितनी पालियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर अपने पास जो कलर मार्कर है वो नहीं है, तो अच्छे से समझ में आता। अब देखिए आपस में जब कभी भी बंध का फॉर्मेशन कैसे हो, आमने सामने हो, जब बंध का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो रहा हो तो कौन सा बंध कह सकते हैं बनता है, तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जब आपस में इस प्रकार से आकर मिलते हैं, किसे, इस प्रकार से, अगर इस मार्कर के साथ ये आकर के ऐसे बंध बनाए तो किसका निर्माण होगा, पाई बंध का। और पाई बंध क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये क्या हो रहा है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जब इसके साथ यह आकर जुड़ेगा, उसके साथ यह फॉर्मेशन करेगा, बंध का जब निर्माण करेगा, तो ये किस प्रकार के बंधों का निर्माण करेंगे, यहाँ पर पाई बंधों के निर्माण करते हैं। पाई बंधों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी बंध लंबाई की बात करें तो जो बंध लंबाई होती है यह क्या होती है, 120.3 पिकोमीटर। इस बंध की लंबाई क्या होती है, 120.3 पिकोमीटर। अगर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनते हैं उसकी बात करें तो 160 पिकोमीटर, 6 पिकोमीटर होते हैं। तो ये क्या देख लिया हमने, स्ट्रक्चर देखी किसकी, एथाइन की। यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर देखी, C2H2 में किस प्रकार का संकरण होता है, अपने को यहाँ पर C2H2 में sp संकरण है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, अपन नोट करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा अपना NCERT का टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सर आगे कौन कौन से बंध बनाते हैं, कौन कौन संकरण होता है वो देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जल्दी से इसको अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो वैसे जो हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे डी को देख रहे हैं, डी कक्षक किस प्रकार से बनते हैं। वैसे जो अपने पढ़ लिए हैं डी, जो डी का 1 और 2 और 3 देख लिए, लेकिन जो 4 और 5 होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, इन सभी के जो अक्षों की बात करें, इन सभी कक्षकों की बात करें, किस प्रकार से जो निर्माण होता है, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, उसकी यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने इसके 5 टाइप हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 टाइप यहाँ पर NCERT में, लेकिन यह क्या है, NCERT में नहीं है, नॉट NCERT में ये चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन इसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं DXY। सबसे पहला क्या है, DXY के नाम से पुकारेंगे। कौन कौन से x पे होगा, x और y पे, तो क्या बन गया DXY। उसके बाद ये है जो अपना, उसको DYZ क्या कहेंगे, DYZ। ये किस पे बनेगा, y और z x पे बनेगा, और इस प्रकार से इसका निर्माण है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए DXZ, तो x और z अक्ष पे बनेगा और इस प्रकार से इसका निर्माण है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए DX² y², x और y के ऊपर इसके स्क्वायर बनते हैं, 2 प्रकार से निर्माण होता है। उसके बाद अपना बताया DZ², z x पे बन रहा है, और यहाँ पे एक तो सीधा बंडल है, क्या है, सीधा डंबल है, और उसके एक अनुदिश भी क्या है, डंबल। एक तो सीधा डंबल, उसके अनुदिश भी एक डंबल, एक ऐसा और एक ऐसा डंबल आप कह सकते हो कि मतलब इसके एक अनुदिश डंबल बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें अपने यहाँ पर है, तो ये अपने NCERT में नहीं दी गई। अब देखिए अगर बात करें कि sp3d है, कौन सा संकरण हो रहा है, sp3d, तो उसमें क्या भाग लेगा, उसके अंदर DZ² भाग लेता है। sp3d² की बात करें तो उसमें क्या लेता है, DX² अपना DZ² भाग लेगा, और उसके साथ DX² y², ये दोनों भाग लेकर के इसका निर्माण करेंगे। sp3d3 की बात करें तो इसके अंदर ये भाग लेगा, ये भाग लेगा, और ये भाग, तीनों अलग अलग भाग लेकर के क्या करते हैं, संकरण का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो अपने संकरण को यहीं पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। संकरण इतना ही अपने जो बुक है उसमें दिया गया है, तो संकरण से ज़्यादा पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। वैसे नॉर्मल समझने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, वैसे इसमें वो नहीं है कि अपनी बुक में दिए गए हो तो आपको ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ना है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये सभी क्या होते हैं, अक्षों के अनुदिश होते हैं। किसके होते हैं, अक्षों के अनुदिश। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, बस बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ें आपने बताई है। बस
आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कीजिए।